एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। एजुकेशन फॉर ऑल में फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हैं, CUET स्पेशल। और सिर्फ CUET स्पेशल ही नहीं, इसके अलावा भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जनरल नॉलेज का सवाल है। हमारा आज का पहला जो सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है मगरमच्छ, दूसरा है गंगा नदी की डॉल्फिन, तीसरा है घड़ियाल और चौथा है मुलायम कवच वाला कछुआ। देखिए, मुलायम कवच वाला केंचुआ मत सोचिएगा, यह कछुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा नदी की डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये जो है, सबसे पहले इसको आधिकारिक तौर पर 1801 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है। अच्छा, इसकी और कुछ भी खासियतें हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो है सो मीठे पानी में ही रहता है, यानी कि जहाँ मीठे जल रहेंगे वहीं पे ये पाए जाते हैं। ऐसा जैसे समुद्री जल होता है, खारा पानी होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो नहीं पाए जाएंगी। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में कि ये जो है निश्चित रूप से अंधे होते हैं। अंधे यानी कि ब्लाइंड होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जब ये अंधे हैं तो फिर खाना कैसे खाते होंगे, अपना शिकार कैसे करते होंगे। तो कहता है कि ये जो हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है सो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रासोनिक आप जानते हैं कि जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि है उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो जब ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि साउंड जो है वो टकरा करके वापस आता है। जो भी शिकार रहता है उससे टकरा करके वापस आता है और ये फिर पता कर लेते हैं कि कहाँ पे शिकार है और जा करके अपना खाना खा लेते हैं, यानी कि उसको मार करके अपना खा लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? राष्ट्रीय जलीय जीव। और देखिए, यहाँ पे जो आपकी पिक्चर लगी हुई है यही है गंगा नदी की डॉल्फिन। आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की मुद्रा बीर है। देखिए, जैसे हर देश की अपनी करेंसी होती है, मुद्रा होती है। जैसे भारत में हमारा रुपया चलता है, उसी तरह से कहता है कि बीर जो है वो किस देश की मुद्रा है। आपके 4 ऑप्शन है, इथियोपिया, अफ़गानिस्तान, मिस्र और भारत। देखिए, भारत में तो रुपया चलता है। अब बाकी की बात करते हैं। मिस्र में जो है वो चलता है मिस्र पाउंड। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की तो इसमें चलता है अफ़गानी। क्या चलता है? अफ़गानी। ठीक है। और अगर हम ये एक ऑप्शन बच जाता है, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो है इथियोपिया, यानी कि जो बीर मुद्रा है वो जो है सो इथियोपिया में चलता है। ये देखिए, सामने ये जो फोटो देख रहे हैं यही जो है सो बीर मुद्रा है, यानी ये जो है इथियोपिया की करेंसी है, मुद्रा है, और इसको हम लोग बीर नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ? इथियोपिया की मुद्रा बीर है। आज का अगला सवाल है, पहले व्यक्ति जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। देखिए, हम सिर्फ कोशिका की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीवित कोशिका की, यानी कि लिविंग सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग सेल की। अब देखिए, 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट हुक और A.V. लीवेनहॉक, यानी कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक। देखिए, 4 ऑप्शन की बात करें तो पहला जो है हमारा वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये जो है एंटीबायोटिक, दुनिया में सबसे पहली बार एंटीबायोटिक जो दवा होती है उसकी खोज इन्होंने की थी। और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है। दूसरा है वाटसन एंड क्रिक। तो ये जो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसकी खोज इन्होंने की थी, वाटसन एंड क्रूक ने मिल करके। तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में रहता कि पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिका की खोज की तो वो होता रॉबर्ट हुक,
ये कब किए थे? 1665 ईस्वी में। लेकिन हमसे पूछा गया है जीवित कोशिका की को, और ये कौन था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो सही आंसर है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, देखिए आज का अगला सवाल क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? वन्यजीव संस्थान के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तेलंगाना, दूसरा है देहरादून, तीसरा है हरियाणा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला जो तेलंगाना है, यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान। दूसरा है देहरादून, और इसका सही भी जो आंसर है वो है देहरादून। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। देखिए कैंसर जो है गंभीर बीमारी है, लेकिन उसका जो इलाज अब निकल चुका है, लेकिन पहले जो है फिर भी इसका इलाज बहुत महंगा होता है। तो बहुत लोगों को जिनको कैंसर हो जाता है वो अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं करा पाते हैं और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। तो चलिए हम बात करते हैं वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? ये देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका जो स्थापना है वो 1982 को देहरादून में की गई है। और देहरादून किस राज्य में है? तो देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, और देखिए ये आपको उत्तराखंड कनेक्शन यानी कि उत्तराखंड का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। चलिए आज का अगला सवाल, किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी न कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी न किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो बात करते हैं लाला लाजपत राय की। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। और इन्होंने 1920 में, कब? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की है। दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। यही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तीसरा ऑप्शन जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी जो है 1905 में बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की है। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किया था इन्होंने। तो कहता है कि बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का एक नारा भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यही जो है बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज का अगला सवाल, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये एक महान समाज सुधारक थे, महान समाज सुधारक। और ये जो है इन्हें हिंदू धर्म का, ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। दूसरा ऑप्शन तो हमारा सही क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब जो दूसरा ऑप्शन है उसकी बात करते हैं, राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय जो है ये भी
देश में बहुत सारे सुधार में इनका योगदान रहा। जैसे खास करके इनकी दो बातें थी, एक सती प्रथा जो पहले चलता था, यानी कि सती प्रथा क्या था कि अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उस महिला को भी जला दिया जाता था। और दूसरा जो है, इन्होंने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया था और बाद में सती प्रथा और बाल विवाह दोनों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी कि उस ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान था इनका। तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा सुभाष चंद्र बोस। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद नाम से भी जानते थे और सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको नेताजी, और इनका फेमस जो एक स्लोगन था वो क्या था, दिल्ली चलो, और एक और था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल है, भारत में किसान आंदोलन कब से मनाया जा रहा है? अब देखिए, किसान की अगर हम बात करें तो भारत की लगभग 70% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर करती है। अच्छा, किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आज इतना खाते हैं, कोई भी दुनिया में लोग है भूखे तो नहीं सोता है, तो जो भी लोग खाना खाते हैं वो इन्हीं किसानों की बदौलत। अगर ये किसान अन्न उपजाना छोड़ दें तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि किसान दिवस कब से मनाया जा रहा है। आपके 4 ऑप्शन हैं, 2002, 2010, 2001 और 2014। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 2001। अब सोचते होंगे कि 2001 में किस तारीख को मनाया गया था पहली बार, या अभी वर्तमान समय में जब इसको मनाया जाता है तो किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्यों मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो चौधरी चरण सिंह थे भारत में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो इनको सम्मान देते हुए 23 दिसंबर 2001 को ये शुरू किया गया था और अभी भी 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या है, साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन है? देखिए, यहाँ पे 4 पुरस्कारों के नाम हैं, नेहरू पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। देखिए, अर्जुन और द्रोणाचार्य ये दोनों महाभारत के कैरेक्टर्स थे। अब अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? खेल में कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करता है, लगातार अच्छा कर रहा है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, उसको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके जो कोच होते हैं, उसके जो गुरु होते हैं, जैसे अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, उसी तरह से जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है और ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें कहता है कि आपको 11 लाख रुपया मिलेगा, फिर एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और देखिए तीसरा जो विद्या की देवी है सरस्वती माँ उनकी जो है एक आपको मूर्ति मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? तो सबसे पहले जो है जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। और ये कब मिला था? 1965 में। ठीक है, 1965 में। हालांकि इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1961 में की गई, लेकिन सबसे पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, राजीव गांधी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं आपके पास,
समर्पण दिवस, शहीद दिवस, एकता दिवस और सद्भावना दिवस। तो देखिए, जो समर्पण दिवस है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी याद में, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। दूसरा है शहीद दिवस। तो जैसा आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को, किसका? गांधी जी का। तो उसी को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 30 जनवरी को। तीसरा है एकता दिवस। जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, तो इनकी जन्म दिवस के अवसर पर 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को, देखिए 31 तारीख मतलब 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन है सद्भावना दिवस, और यही इसका क्या है? सही आंसर है। यानी कि राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये जो है राजीव गांधी, जब ये पुरस्कार मिलता है तो उसमें क्या मिलता है? 10 लाख रुपया आपको मिलेगा और प्लस एक है सो प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है। ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और भारत में जो आज हम लोग इतना कंप्यूटर चलाते हैं, जो टेक्नोलॉजी आया है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है सद्भावना दिवस जो है और राजीव गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, सिनेबार किसका अयस्क है? देखिए, अब पूछा सिनेबार किसका अयस्क है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, सोना, पारा, एल्युमिनियम और लोहा। देखिए, लोहा जो है वो फेरस या फेरिक बोल सकते हैं, फेरस से मिलता है, इसका अयस्क है फेरस। एल्युमिनियम है, ये बॉक्साइट से मिलता है। और पारा जो है इसी का अयस्क है सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो क्या है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। अच्छा, आप इसको कहाँ जनरली देखते हैं? आप जब लेबोरेटरी में जाते हैं या फिर आप देखिए जो थर्मामीटर लगा होता है, तो थर्मामीटर जिसमें डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं कि आपको कितना फीवर है, कितना डिग्री आपको बुखार आ गया है, तो उसमें भी क्या होता है? पारा को भरा जाता है। उसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? पारा। तो सही आंसर क्या है? पारा। अगला सवाल है, कौन से ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? देखिए, यहाँ 4 ट्रॉफी का नाम है। सुब्रतो कप है, रणजी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है और बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सुब्रतो कप जो है इसका संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से है। दूसरा कहता है रणजी ट्रॉफी। आप कई बार सुनते होंगे कि सचिन तेंदुलकर या कोई नए भी प्लेयर जो हैं वो रणजी ट्रॉफी मैच खेलते रहते हैं। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा है फिर से संतोष ट्रॉफी, इसका भी संबंध जो है वो फुटबॉल से है। और एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी। तो यही इसका क्या है? सही आंसर है। यानी कि बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? देखिए, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं बजाने के लिए, जैसे तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, फिर आपका गिटार है। लेकिन यहाँ पूछा है कि संतूर वादक यानी संतूर बजाने वाले इसमें से कौन है? तो देखिए, ऑप्शन 4 है आपके, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित शिवशंकर शर्मा। तो देखिए, अगर पंडित भीमसेन जोशी की बात करें, ये जोशी है, जो भी नहीं, जोशी है, तो ये जो है कर्नाटक के सबसे महान गायक में से एक है। यानी कि ये जो है सो गायक हैं, ये तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं थे। अब दूसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
अब देखिए, अगर इनके बारे में आप नहीं जाने तो क्या जाने। ये जो हैं शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। ये देश में शहनाई वादक के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है। उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। और जो चौथा ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, जो सामने में आप तस्वीर देख रहे हैं वो किनकी है? पंडित शिव कुमार शर्मा की। और यही जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है। आज का अगला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? देखिए, यहाँ जो 4 ऑप्शन है ये चारों जो है सो वो सिख गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव और गुरु हरगोविंद। देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो गुरु हरगोविंद जो है ये अकाल तख्त, ध्यान दीजिएगा, अकाल तख्त, इसके निर्माण के लिए इनको श्रेय जाता है। अगर गुरु नानक देव की बात करें तो ये पहले सिख गुरु थे, पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव। फिर गुरु तेग बहादुर, ये एक ऐसे सिख गुरु थे जिनको औरंगजेब जो मुगल शासक था इसने कहा कि आप जो है मुगल धर्म को यानी कि मुस्लिम धर्म को आप अपना लीजिए, लेकिन इन्होंने इस्लाम में परिवर्तन होने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके कारण गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। आज का अगला सवाल है कि चंद्र ग्रहण केवल होता है, कब होता है? तो किसी भी चांद वाली रात या किसी भी दिन, किसी भी दोपहर या पूर्णिमा की रात। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्णिमा की रात। अब हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, सन, अच्छा ये है सो मून है, और अगर सन और मून यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर ये पृथ्वी आ जाती है, अगर ये पृथ्वी आ जाती है तब हम बोलते हैं कि ये चंद्र ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण भी 2 तरह के हो सकते हैं, आंशिक होता है और पूर्ण होता है। तो आंशिक में क्या होता है कि जो लाइट है, पृथ्वी पर जो लाइट पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है छाया बन करके मून पर जाता है यानी चंद्रमा पर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो इसका जो पूरा का पूरा लाइट है पृथ्वी का वो इसको ढक देगा, यानी कि ये इसकी जो छाया है, पृथ्वी की जो छाया है ये मून पर पड़ेगा पूर्ण रूप से। तब हम बोलेंगे कि अब ये आंशिक नहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ कि चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा की रात को ही होता है। अगला सवाल और अंतिम सवाल, निम्न में से वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या है? देखिए, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए पहले कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि सबसे जो पहली निचली परत है वो क्या है? क्षोभ मंडल, इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर कहता है मध्य मंडल, इसको मेसोस्फेयर कहते हैं। आयन मंडल, इसको आइनोस्फेयर कहते हैं। और बाह्य मंडल, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे निचली परत, तो आप सबसे निचली परत देख सकते हैं कि यहाँ क्या है? क्षोभ मंडल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो आज का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का आप अपना विचार देना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे अगले दिन।